14 फरवरी 2019 रात का अंधेरा छटा भी नहीं था कि जम्मू के सीआरपीएफ कैंप में चहल पहल मची हुई थी। छुट्टियां बिताकर अपने अपने घरों से लौटे जवान कुछ ही देर में श्रीनगर ट्रांजिट कैंप के लिए रवाना होने वाले थे। वैसे तो इन जवानों को 5-6 दिन पहले ही श्रीनगर पहुंचना था, लेकिन इस बार यहां पिछले सालों के मुकाबले इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई थी कि हाईवे तक बर्फ से ढका हुआ था। इसलिए डिप्लॉयमेंट में हो रही देरी के कारण कैंप में जवानों की भारी संख्या मौजूद थी। आज भी जम्मू का मौसम खराब था, आसमान बादलों से ढका हुआ था और धीरे धीरे बह रही ठंडी ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सर्द बना रखा था। ऐसे में जिस दिन पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मनाने में मशगूल होने वाली थी, उस दिन कड़कड़ाती ठंड में सुबह के 3:30 पर जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हो जाता है। उस दिन सीआरपीएफ का कॉन्वॉय बाकी दिनों के मुकाबले में काफी बड़ा था। इसमें आर्मर्ड व्हीकल्स, बसेस और ट्रक्स को मिलाकर टोटल 78 व्हीकल्स थे, जिनमें कुल 2547 सीआरपीएफ के जवान सवार थे। घाटी में आतंकी खतरे को देखते हुए हमेशा से जवानों को आर्मर्ड व्हीकल्स में ही कश्मीर ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या ज्यादा होने की वजह से इस कॉन्वॉय में अन्य वाहन भी शामिल किए गए थे। इस काफिले को काजीगुंड से होकर गुजरना था, जिसके बाद के इलाके टेररिस्ट प्रोन थे। इसलिए खतरे को देखते हुए जब भी सीआरपीएफ का कोई कॉन्वॉय यहां से गुजरता था, तब सेफ्टी इंश्योर करने के लिए पहले से ही रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी हाईवे पर तैनात रहती थी। उस दिन भी आरओपी के सुरक्षा कर्मी सीआरपीएफ के वाहनों की सुरक्षा के लिए रोड पर तैनात थे। कुछ घंटे के ट्रैवल के बाद सीआरपीएफ का ये कॉन्वॉय काजीगुंड पहुंचकर रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। यहाँ 5वें नंबर की बस में बैठे कांस्टेबल वासुदेव नीचे उतरे और उन्हें लौटने में कुछ देर हो गई। वो जब तक वापस लौटे तब तक उनकी बस आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए वासुदेव को उसी कॉन्वॉय की पीछे की किसी बस में बैठना पड़ा। पूरा काफिला फिर से श्रीनगर की तरफ कूच कर चुका था। कई जवान अभी अभी अपने घर से लौटे थे, इसलिए जहां कुछ अपनी प्रेमिका की यादों में खोए हुए थे, तो वही कुछ अपनी पत्नी और बच्चों से फोन पर बात कर रहे थे। 5वें नंबर की बस में सीआरपीएफ के कांस्टेबल एच गुरु को अपनी पत्नी कलावती की याद आ रही थी। उनकी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। बस में बैठे बैठे उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन पत्नी के किसी काम में बिजी होने के कारण फोन नहीं उठा। इसी बस में कांस्टेबल प्रदीप कुमार और हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह भी थे, जो अपनी अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे। सुखजिंदर सिंह ने बस के अंदर की बातचीत और जवानों की आपसी मस्ती का एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपनी पत्नी सरबजीत कौर को भेज दिया। 1 साल पहले ही वो पिता बने थे और कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने बेटे के साथ लोहड़ी मनाई थी। सुबह जब वो जम्मू से इस काफिले के साथ निकले थे, तब उन्होंने अपने बड़े भाई से फोन पर बात की थी और कहा था शाम को फिर से कॉल करूंगा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी आखिरी बातें होंगी, आखिरी वीडियो होगा, आखिरी कॉल होगी। और कुछ ही देर बाद सब कुछ बदल जाएगा। जहां सीआरपीएफ का एक काफिला आगे के खतरों से अनजान तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था, तो वहीं उनसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अपने खतरनाक मंसूबे के साथ 2 आतंकी इस काफिले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन दोनों आतंकियों के नाम शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार थे, जिन्हें पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने कश्मीर को दहलाने की जिम्मेदारी दी थी। 14 फरवरी की सुबह ही शाकिर बशीर को पता लग चुका था कि दोपहर में NH-44 पर सीआरपीएफ की बसों का एक बड़ा कॉन्वॉय गुजरने वाला है। वैसे तो आतंकी इस हमले को 5 दिन पहले 9 फरवरी को पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की बरसी के दिन ही अंजाम देना चाहते थे, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण वहां से सीआरपीएफ का कोई कॉन्वॉय नहीं गुजरा था, इसलिए दोनों काफी बेचैन हो रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि आज एक बड़ा कॉन्वॉय गुजरने वाला है, तो उन्होंने फौरन इस हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। शाकिर बशीर के घर से हाईवे तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते जाते थे, जिनमें से उस दिन 2 पर पुलिस के नाके थे, जबकि तीसरा रास्ता, जो कि कच्चा स्लिप रोड था, बिना पुलिस की निगरानी के था। दोपहर करीब 2 बजे बशीर दूसरे आतंकी आदिल के साथ एक नीली कार में सवार होकर कश्मीर को दहलाने के लिए निकल पड़ा। दोनों ने रास्ते में मिलने वाले चेक पोस्ट से बचने के लिए एक घुमावदार रास्ता लिया और जल्दी ही उस बिना नाकाबंदी वाली सड़क को पार कर करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद दोपहर 3:10 पर ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से जम्मू श्रीनगर हाईवे केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर था। शाकिर ने गाड़ी रोक दी और दोनों उतरकर आमने सामने खड़े हो गए। उस दिन काफी ठंड थी, लेकिन आदिल के पसीने छूट रहे थे। आदिल अपनी घड़ी उतारकर शाकिर बशीर को देते हुए बोला, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी, मुझे दुआओं में याद रखना।
अल्लाह हाफिज। इसके बाद दोनों गले मिले और फिर शाकिर यहाँ से पीछे लौट गया। आगे का सारा काम अकेले आदिल को करना था। आदिल ड्राइवर वाली सीट पर बैठा, चाबी घुमाई और 200 किलो आरडीएक्स से भरी अपनी गाड़ी श्रीनगर हाईवे पर दौड़ा दी। वो अपने साथ एक पिस्तौल भी लेकर चल रहा था ताकि वो इस हमले में अगर नाकाम हो जाए तो पकड़े जाने से पहले ही खुद को गोली मार सके। दूसरी तरफ अब तक सीआरपीएफ का कॉन्वॉय भी जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजरते हुए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अवंतीपोरा में एंटर कर चुका था। यहाँ से अब उनका डेस्टिनेशन श्रीनगर मात्र आधे घंटे की दूरी पर था। काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी इस कॉन्वॉय के कुछ जवानों ने देखा कि एक नीले रंग की कार तेजी से कॉन्वॉय की बसों को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही है। ये वही कार थी जिसे कुछ मिनट पहले आदिल लेकर निकला था। जैसे ही हाईवे पर तैनात रोड ओपनिंग पार्टी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहन लाल की नजर उस नीली कार पर पड़ी, उन्हें समझते देर नहीं लगी और उन्होंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और उसे लोड करते करते कार की ओर तेज दौड़ लगा दी। जब तक मोहन लाल उस गाड़ी तक पहुंच पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। आतंकी ने अपनी कार को कॉन्वॉय की 5वीं बस के पैरेलल ले जाकर उसके साइड में जोरदार टक्कर मार दी और डैशबोर्ड पर लगे डेटोनेटर का स्विच दबा दिया। स्विच दबते ही कार के पीछे रखा 200 किलो का विस्फोटक फट गया और इसके साथ ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। 5वीं बस के पर खच्चे उड़ गए और उसकी चपेट में कॉन्वॉय की दूसरी गाड़ियां भी आ गई। ये धमाका इतना भयानक था कि मीलों दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। चारों ओर धुआं और मलबा बिखर गया। आसपास के घरों के शीशे टूट गए। धमाके ने सड़क पर एक गहरा गड्ढा बना दिया और पल भर में चारों ओर तबाही मच गई। एक झटके में रोड ओपनिंग पार्टी के मोहन लाल समेत सीआरपीएफ के 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। वहीं करीब 70 जवान बुरी तरह घायल हो गए। 5वें नंबर की इस बस में जम्मू से चढ़ा केवल एक ही शख्स ऐसा था जिसे कुछ नहीं हुआ। वो थे कांस्टेबल वासुदेव, जिनसे ये बस रास्ते में उतरने की वजह से छूट गई थी। ये हमला इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 30 सालों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई थी और वो भी इतने भयानक तरीके से कि शहीद जवानों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। इधर उधर उनके अवशेष बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर बाकी जवानों की आंखों में दर्द, शोक और गुस्से का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। हमले के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले आदिल अहमद डार का एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें वो कह रहा था कि उसने उस हमले को अंजाम देने के लिए 2018 में जैश ए मोहम्मद को ज्वाइन किया था और जब तक ये वीडियो दुनिया के सामने आएगा तब तक वो अपने काम को अंजाम देकर जन्नत पहुंच चुका होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत का रहने वाला आदिल अहमद डार आखिर जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के साथ कैसे जुड़ गया? आखिर इतनी बड़ी साजिश रची कैसे गई? एनआईए द्वारा की गई इस हमले की इन्वेस्टिगेशन में और किन लोगों का नाम सामने आया और आखिर इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर के जरिए पीओके में मुजफ्फराबाद और चकोटी और पाकिस्तान के बालाकोट में जोरदार एयर स्ट्राइक करके कैसे पाकिस्तान और उसके आतंकियों को करारा जवाब दिया। 40 CRPF jawans have been killed in the worst terror attack against security men in Kashmir ever. Terror group Jaish-e-Mohammed claimed responsibility for the attack that was executed by 22-year-old Ahmad Adil Dar, a local resident of Pulwama. 12 Mirage 2000 fighter aircraft of the type that you see on your screen went across and hit these targets. Abhinandan Vardhaman told his team that he locked a target, one of the F-16 fighter jets in the Pakistani assault team. कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। So how exactly did the strikes take place? What were the units which were involved? What exactly did we hit? Take a look. जैश ए मोहम्मद के अस्तित्व में आने से पहले उसका मुखिया मसूद अजहर टेररिस्ट एक्टिविटीज के चलते 1994 से ही जम्मू की जेल में बंद था। उसके साथियों ने उसे छुड़ाने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार भारतीय सुरक्षा बलों ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया था।
इसी क्रम में 1999 में उसके साथियों ने जम्मू की कोट भलवाल जेल से उसे निकालने के लिए एक सुरंग तक खोद डाली, लेकिन अपने मोटे शरीर के कारण मसूद अजहर सुरंग में फंस गया और पुलिस द्वारा पकड़ा गया। लेकिन कुछ ही महीने बाद 24 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर के छोटे भाई अब्दुल रऊफ असगर ने 5 हथियारबंद आतंकवादियों के जरिए पैसेंजर्स और क्रू मेंबर समेत 185 लोगों से भरी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक करवाकर अफगानिस्तान के कंधार भिजवा दिया। इसके बाद भारत सरकार को अपने सभी यात्रियों के बदले में मसूद अजहर और 2 अन्य आतंकियों को भारतीय जेलों से रिहा करना पड़ा। मसूद अजहर ने भारतीय जेल से छूटने के बाद साल 2000 में जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया और इसे अपने आतंकी मंसूबों को पूरा कराने का एक जरिया बना लिया। इसके बाद जैश-ए-मोहम्मद ने भारत के पार्लियामेंट, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन और उरी में इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाकर भारत को गहरा घाव दिया। जब 2016 में जैश-ए-मोहम्मद ने उरी अटैक किया, उसी साल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के काकापोरा गांव में रहने वाला आदिल अहमद डार 10th क्लास में पढ़ रहा था। इसी दौरान भारतीय सेना ने आतंकी बुरहान वानी को मार गिराया, जो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए घाटी के युवाओं को देश के खिलाफ भड़काता था। उसने उनके बीच अपनी छवि पोस्टर बॉय की बना ली थी, इसलिए जब वो सेना के हाथों मारा गया तो घाटी में प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। 20 साल के आदिल के मन में भी उसकी छवि एक हीरो वाली थी, इसलिए वो भी सेना के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल होने लगा। स्टोन पेल्टिंग और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की वजह से उसे कई बार कश्मीर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया, लेकिन पुलिस ने ये सोचकर हर बार उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया कि वो केवल एक मिसगाइडेड यूथ है। लेकिन आदिल एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में बराबर पार्टिसिपेट करता रहा, जिसके चलते एक दिन पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और करीब 11 महीने तक उसे बिस्तर पर रहना पड़ा। उसके घर वालों को लगा था कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन इस घटना के बाद वो पूरी तरह बदल गया और उसके इरादे और भी ज्यादा खूंखार होते गए। वो सेना से बदला लेने के लिए इतना छटपटाने लगा कि इसके लिए मार्च 2018 में वो अपने घर से साइकिल लेकर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके पिता ने लोकल पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन उसके गायब होने की ये गुत्थी तब सुलझ पाई जब कुछ दिनों बाद आदिल की AK-47 लिए फोटो वकास कमांडो के नाम से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगी। उसने घर से भागने के तुरंत बाद ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ज्वाइन कर लिया था। जैश ने उसको 1 महीने तक एक एक्सपर्ट ट्रेनर द्वारा असॉल्ट राइफल चलाने और ग्रेनेड्स फेंकने की ट्रेनिंग दिलवाई और फिर आगे के काम के लिए उसकी मुलाकात अप्रैल 2018 में इदरीस से करवाई, जिसे इसी महीने जैश द्वारा एक खास मकसद से पुलवामा भेजा गया था। इदरीस IEDs बनाने में एक्सपर्ट था, इसलिए जैश-ए-मोहम्मद ने उसे भारत में रहकर आदिल डार जैसे भटके कश्मीरी युवाओं का इस्तेमाल कर भारतीय जवानों पर IEDs हमले करवाने का काम सौंपा। इसके लिए उसने पहले आदिल डार से दोस्ती की और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में भारत के खिलाफ जहर घोलकर उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके उसे एक आत्मघाती हमले के लिए राजी कर लिया। आदिल के अलावा उसे और भी लोगों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी टीम में बिलाल अहमद कूचे, शाकिर बशीर, पीर तारिक अहमद शाह, वैजुल इस्लाम, मोहम्मद अब्बास रादर और इंशा जान समेत कई जरूरी लोगों को अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया। उसने तब तक अपने लोकल इन्फॉर्मर्स की मदद से आसपास के एरियाज में IEDs बनाने के लिए पूरा सेटअप भी तैयार कर लिया था। इसके बाद उसने पाकिस्तान से RDX कश्मीर मंगवाना शुरू किया। जैश-ए-मोहम्मद RDX के छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स को सीमा पार भेजने लगा ताकि पैकेज छोटे होने की वजह से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के शक के दायरे में न आए। इदरीस को अपने इस ग्रुप में सबसे ज्यादा भरोसा शाकिर पर था, इसलिए उसने उसे पाकिस्तान से आने वाले छोटे छोटे कंसाइनमेंट और दूसरी जरूरी चीजों को रिसीव करने का काम सौंपा। शाकिर के काम से इदरीस इतना खुश था कि उसने एक दिन अपने चाचा रौफ अलवी को शाकिर बशीर का फोटो भेजा और कहा कि चाचा, ये मेरा दूसरा अफजल गुरु है। इस दौरान उसने अपने ग्रुप और जैश के कुछ लोकल इन्फॉर्मर्स को घाटी में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट्स पर नजर रखने के काम पर भी लगा रखा था। इन सब में 2018 का आखिरी महीना आ चुका था। अब तक इदरीस शाकिर की मदद से बॉम्ब बनाने का सारा जरूरी मटेरियल जुटा चुका था। इसके बाद वो बॉम्ब बनाने में जुट गया और शाकिर को टारगेट ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी। कुछ दिनों के बाद शाकिर ने लेथपोरा में नोटिस किया कि करीब आधा दर्जन सैनिक रेगुलर बेसिस पर इस एरिया की
पेट्रोलिंग करते हैं। उसने जब ये इदरीस को बताया तो उसने यहाँ कुछ करने से मना कर दिया क्योंकि उसे एक बड़े टारगेट की तलाश थी। वो एक साथ ज्यादा से ज्यादा भारतीय जवानों को निशाना बनाना चाहता था। उसके बाद शाकिर नेक्स्ट टारगेट की खोज में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्टिविटीज पर बारीकी से नजर रखने लगा। वो वहां से गुजरने वाले हर कॉन्वॉय का वीडियो बनाता और उसे इदरीस को भेज देता। इन सब में 1 महीना बीत गया और इन वीडियोस के आधार पर इदरीस ने तय किया कि वो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को निशाना बनाएगा। उसने नोटिस किया कि सीआरपीएफ अपने सभी डिप्लॉयमेंट्स के दौरान एक पैटर्न फॉलो करती है। सामान नीले ट्रकों में रखा जाता है जिन पर खाकी तिरपाल लगे होते हैं। सभी जवान नीली बसों में सवार होते हैं जबकि बड़े अधिकारी सफेद जिप्सी में ट्रैवल करते थे। मोस्टली व्हीकल्स की विंडोज वायर मेशेस से प्रोटेक्टेड होती थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इदरीस अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाने में लग गया। उसने अमेज़न से 4 किलो एल्यूमिनियम पाउडर मंगवाया जिसका इस्तेमाल वो एक्सप्लोजिव को बांधने में करने वाला था ताकि विस्फोट के दौरान यह आसानी से आग पकड़ सके। हैरानी की बात यह थी कि भारतीय जवानों को निशाना बनाने की ये सारी तैयारी भारत में ही हो रही थी। फिर भी इंटेलिजेंस एजेंसी और आर्मी को कानों कान उसकी कोई खबर नहीं लग सकी और आतंकी अपने काम में लगे रहे। जनवरी 2019 में इदरीस ने जैश-ए-मोहम्मद के एक लोकल मिलिटेंट तौसीफ को एक गाड़ी अरेंज करने को कहा जिसमें 2 लार्ज कंटेनर्स को आसानी से फिट किया जा सके। तौसीफ ने इसके लिए अपने बचपन के दोस्त सज्जाद अहमद भट्ट की मदद मांगी जिसने कुछ दिनों के अंदर ही मारुति की एक सेकंड हैंड पर्ल ब्लू कलर एको कार एक फ्रूट सेलर से खरीद ली। फ्रूट सेलर ने पहले से ही इसकी मिडिल सीट हटा रखी थी ताकि फ्रूट्स के बड़े बक्से को इसमें फिट किया जा सके। गाड़ी का अरेंजमेंट हो जाने के बाद इदरीस ने फरवरी के फर्स्ट वीक में पुलवामा के काकापोरा गांव में शाकिर के घर एक्सप्लोजिव बनाने का काम शुरू किया और कुछ ही दिनों में एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके 2 आईईडी बना लिए जिसमें एक का वजन 160 किलो तो दूसरे का वजन 40 किलो के आसपास का था। इसके बाद दोनों कंटेनर्स को कार की मिडिल वाली सीट की जगह पर फिट कर इसमें धमाका करने के लिए वायर से एक स्विच को कार की स्टीयरिंग के पास फिक्स कर दिया। कश्मीर में हमले की तैयारियों के बीच जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कराची में बड़ी रैली कर कश्मीर में मारे गए अपने मिलिटेंट्स का जल्द ही बदला लेने के लिए भारत को दहलाने की धमकी दे रहा था। पाकिस्तान में अपने आका के भाषण से कश्मीर में बैठे मिलिटेंट्स जोश से भर चुके थे और अपनी प्लानिंग को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना चाहते थे। इदरीस ने एक्सप्लोजिव से भरी कार से सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को निशाना बनाने की जिम्मेदारी अपने 2 भरोसेमंद साथी आदिल अहमद डार और शाकिर बशीर को सौंपी। जहां शाकिर केवल श्रीनगर हाईवे तक जाने वाला था तो वही धमाके की सारी जिम्मेदारी आदिल के हाथों में थी। आदिल इस हमले में एक आत्मघाती हमलावर बनने वाला था। उसे पता था कि इसमें उसकी जान जाने वाली है लेकिन उसे लगता था कि वो ये सब अल्लाह के हुक्म पर कर रहा है और उसे अंजाम देने के बाद उसे जन्नत नसीब होगी। उसके इसी माइंडसेट के साथ हमले से पहले जैश-ए-मोहम्मद ने उसका एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने भारत को बर्बाद करने की बात की। इसके बाद 9 फरवरी को धमाका करने का दिन चुना गया क्योंकि इस दिन अफजल गुरु की बरसी पड़ती थी और जैश-ए-मोहम्मद इस दिन भारतीय जवानों पर आघात कर भारत को दहलाना चाहता था। 9 फरवरी के इंतजार में इदरीस और आदिल ने शाकिर के घर में ही 4 दिन बिताए लेकिन घाटी में भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर हाईवे बंद था जिससे सीआरपीएफ का कोई काफिला उस दिन वहां से नहीं गुजर सका। अपने खूंखार कारनामे को अंजाम देने के लिए आदिल बेचैन था। उसकी बेचैनी तब जाकर कुछ शांत हुई जब 13 फरवरी को श्रीनगर हाईवे खोल दिया गया। बर्फबारी के कारण सीआरपीएफ के कॉन्वॉय की मूवमेंट रुकी हुई थी इसलिए हाईवे खुलते ही एक बड़े काफिले को अगले ही दिन 14 फरवरी की सुबह के 3:30 बजे ही जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना करने का फैसला किया गया। कॉन्वॉय काफी बड़ा होने के कारण एक दिन पहले ही लेथपोरा में सीआरपीएफ यूनिट को इस बारे में इन्फॉर्म्ड कर दिया गया था। यही इन्फॉर्मेशन हाईवे में पड़ने वाले काजीकुंड, अनंतनाग, अवंतीपोरा और पंथा चौक में स्थित अन्य सीआरपीएफ यूनिट्स को भी भेज दी गई। इन यूनिट्स के जवान रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी की भूमिका में थे जिनके कंधों पर इस काफिले को अपनी टेरिटरी से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी थी। इस दौरान इन यूनिट्स को सड़क को सिक्योर करने के लिए एंटी सैबोटाज चेक करने थे और सड़क के दोनों ओर गश्त कर काफिले की सेफ्टी को इंश्योर करना था। इधर 14 फरवरी की सुबह करीब 11:30 बजे शाकिर ने हाईवे पर अपनी नजर दौड़ाई। उसने देखा कि लाडू मोड़ पर बादलों से ढके आसमान के बीच भी 2 सीआरपीएफ जवान मुस्तैदी से तैनात थे।
थे। उसने थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो उसे सीआरपीएफ के 2-2 जवान और भी कई जगहों पर दिखाई दिए। ऐसा तभी होता था जब इस रास्ते से सीआरपीएफ का कोई कॉन्वॉय गुजरता था। उसे पूरा माजरा समझते देर नहीं लगी और उसने तुरंत इदरीस को फोन कर सीआरपीएफ के कॉन्वॉय की डिप्लॉयमेंट की जानकारी दी। इस खबर से इदरीस खुशी से झूम उठा और हमले के लिए उसने आदिल को तैयार होने को कहा। आदिल को अब एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब से कुछ घंटे बाद खत्म होने वाली है। वो धमाके की इंटेंसिटी और उससे होने वाली तबाही की कल्पना कर रहा था। जल्द ही वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी में जाकर बैठ गया और थोड़ी ही देर बाद उसने पुलवामा के अवंतीपोरा के लेथपोरा विलेज से गुजरते सीआरपीएफ के काफिले की 5वीं बस से अपनी कार को टकराकर ब्लास्ट कर दिया। हमले में 40 जवानों के शहीद होने और 70 से ज्यादा जवानों के घायल होने की खबर ने पूरे देश को हिला दिया था। बीते 30 सालों में कश्मीर में हुआ ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था। ये हमला इतना भयानक था कि शहीद जवानों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। हमले के बाद बड़े बड़े अधिकारी घटनास्थल पर आ पहुंचे थे, जो जवानों की ऐसी हालत देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर थी। हर कोई इसका बदला चाहता था। हमले के तुरंत बाद गवर्नमेंट भी एक्शन में आ गई। शहीद जवानों को स्पेशल फ्लाइट से उनके होम स्टेट में लाया गया और वहां उनका अंतिम संस्कार स्टेट ऑनर्स के साथ किया गया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू किया। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा कैंसिल कर दिया और फिर पाकिस्तान से भारत में इंपोर्ट होने वाले सभी सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 200% कर दी। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना शुरू किया। भारत ने बताया कि कैसे पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह देता है। पाकिस्तान ने टेररिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया था, इसलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा। पाकिस्तान को अलग थलग करने के सरकार के इस फैसले का भारत की ऑर्गेनाइजेशंस ने भी साथ दिया। ऑल इंडिया सीनियर वर्कर्स एसोसिएशन AICWA और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन IFTDA ने तुरंत एक्शन लेते हुए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर रोक लगा दी। जहां भारत पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली चोट पहुंचा रहा था, तो वही उसे सही सबक सिखाने के लिए सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही थी। हमले के बाद से ही भारतीय सेनाएं इसके जिम्मेदार आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेचैन थी। सैनिक अपने साथियों के खून का बदला चाहते थे, लेकिन आक्रोश के इस समय में भी सभी तरह की पॉसिबिलिटीज को काफी बारीकी से देखा जा रहा था। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ने आगे से इनिशिएटिव लेते हुए अगले ही दिन सरकार के सामने POK में एयर स्ट्राइक का प्रपोजल रखा, जिसे सरकार ने भी मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलते ही एयरफोर्स ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। 16 से 20 फरवरी के बीच 4 दिनों तक ड्रोन्स के जरिए इस बात का पता लगाया गया कि सीमा पार कौन कौन सी जगह पर आतंकियों ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने के तुरंत बाद एयरफोर्स और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के बीच ऑपरेशन की प्लानिंग को लेकर अगले 2 दिन तक बैठकें चली। इसी बीच एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के सामने पेश किया, जिसमें उन्हें ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाए जाने वाली जगहों से रूबरू करवाया गया। भारतीय वायुसेना ने करीब 48 साल पहले 1971 में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर ऐसी कोई कार्रवाई की थी। इसलिए ऑपरेशन को आगे बढ़ाने से पहले एयरफोर्स अपनी ओर से सभी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हुई थी। 1 स्क्वाड्रन टाइगर्स एंड 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्सिस के जवानों को ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया। एयरफोर्स ने सिक्योरिटी रीजंस और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए इसे ऑपरेशन बंदर नाम दिया, जिसे अंजाम देने के लिए 26 फरवरी 2019 का दिन तय किया गया। सारी प्लानिंग होने के बाद फाइटर जेट्स को सावधानी से परखा गया और इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पायलट्स ने 24 फरवरी को एक ट्रायल रन भी किया, जिसके बाद इस ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दे दी गई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स को इस्तेमाल किया जाना था और साथ ही किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए गरुड़ कमांडो की एक टीम को भी स्टैंड बाय पर रखा गया था। 26 फरवरी की सुबह 3:30 बजे ही भारत के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स लेजर गाइडेड बॉम्ब से लैस होकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद फाइटर जेट्स POK के मुजफ्फराबाद और चकोटी में आतंकी ठिकानों पर भारी बमबारी करते हैं।
एक ही झटके में सैकड़ों आतंकी मारे जाते हैं। जैश ए मोहम्मद के कई ठिकाने पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत के बालाकोट शहर में भी बने हुए थे, इसलिए इंडियन एयरफोर्स बालाकोट में भी दाखिल होकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर करीब 8 मिनटों तक बमबारी करके सैकड़ों आतंकियों को मार गिराती है। यह पूरा ऑपरेशन करीब 21 मिनट तक चला, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने करीब 1000 किलो बम बरसाकर जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों और करीब 350 आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर 40 जवानों की शहादत का बदला ले लिया था। इस हमले से बौखलाया पाकिस्तान अगले ही दिन 27 फरवरी को भारतीय सीमा में घुसने की हिमाकत करता है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना भी मोर्चा संभालकर मुंह तोड़ जवाब देती है। इसी बीच एक डॉग फाइट के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के एक F-16 विमान को मार गिराते हैं, लेकिन इसी दौरान उनका विमान भी डैमेज हो जाता है और वो पैराशूट के साथ POK में जा गिरते हैं। लेकिन भारत के डिप्लोमेटिक प्रेशर और मिलिट्री एक्शन के बढ़ते दबाव के चलते पाकिस्तान को झुकना पड़ता है और 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सुरक्षित भारत लौटा दिया जाता है। एक तरफ जहां इंडियन गवर्नमेंट हर तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने में लगी हुई थी, तो दूसरी ओर इस हमले की जांच NIA के हाथों में सौंप दी गई थी। 2016 में उरी अटैक के केवल 3 साल बाद हुए इस हमले ने कश्मीर के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को हिला कर रख दिया था। इस हमले को NIA की जम्मू एंड कश्मीर ब्रांच के चीफ राकेश बलवाल इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। राकेश बलवाल मणिपुर कैडरे के IPS ऑफिसर थे। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद के खिलाफ बेहतरीन काम किया था, इसलिए उन्हें प्रमोट करके जम्मू एंड कश्मीर में NIA की कमान सौंप दी गई थी। राकेश की 12 सदस्यीय टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर एक एक चीज को खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन कई दिनों के बाद भी उन्हें कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिसे लेकर आगे बढ़ा जा सके। ऐसे में राकेश को समझ आ चुका था कि छानबीन का दायरा बढ़ाना होगा। हालांकि उन्हें यह भी पता था कि ये काफी जोखिम भरा काम था, क्योंकि हाजीबल समेत हमले के आसपास के सभी इलाके आतंकवाद का अड्डा माने जाते थे। अक्सर हमलों के बाद आतंकी यहाँ छिप जाते थे और पुलिस से मुठभेड़ के दौरान कुछ लोकल लोग उन्हें बचाने के लिए पुलिस पर पथराव करने लगते थे। ऐसे में इन इलाकों में जांच करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी राकेश बलवाल ने NIA हेडक्वार्टर से हमले वाली जगह के आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाने की परमिशन लेते हुए 100 NIA और 400 CRPF के जवानों के साथ वहां छानबीन शुरू कर दी। वो हमले वाली जगह से 250 मीटर ही आगे बढ़े थे कि उन्हें जमीन पर कोई चमकती चीज दिखाई दी, जो कि हमले वाली कार की चाबी थी। इस दौरान उनकी टीम को आसपास कुछ हड्डियां भी मिली, जिनकी DNA टेस्ट से पता चला कि उनमें से कुछ हड्डियां आदिल अहमद डार की थी। साफ था कि हमले के वक्त कार आदिल अहमद डार ही चला रहा था, लेकिन आगे की जांच और इसमें शामिल लोगों तक पहुंचने के लिए NIA को इस कार के खरीदार तक पहुंचना जरूरी था। NIA ने आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया कि ये कार 7 बार बेची गई थी और इसे सबसे आखिर में सज्जाद भट्ट नाम के शख्स ने खरीदा था। NIA ने बहुत मशक्कत के बाद 17 जून 2019 को सज्जाद भट्ट को खोज निकाला, जो तौसीफ अहमद भट्ट के साथ अनंतनाग के एक घर में छिपा था। पुलिस उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, इसलिए उसे सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया, जिससे वो अपने साथी समेत पुलिस के हाथों मारा गया। उसके मरने के बाद एक बार फिर से NIA का हाथ खाली हो गया। हालत ऐसी थी कि अब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे बेस बनाकर जांच को आगे बढ़ाया जाता। लेकिन राकेश हार मानने को तैयार नहीं थे। पुलवामा अटैक के बाद इंडियन फोर्सेस और आतंकियों के बीच कश्मीर में कई एनकाउंटर्स हुए थे, जिनमें कई आतंकियों को एलिमिनेट किया गया था। ऐसे में राकेश बलवाल ने इन एनकाउंटर्स को एनालाइज करना शुरू किया। उनका मानना था कि मारे गए या पकड़े गए आतंकियों की जांच पड़ताल से कोई क्रूशियल क्लू मिल सकता है। उनकी ये कोशिश अंधेरे में तीर मारने जैसी थी, जिसके सहारे सफलता की उम्मीद काफी कम दिख रही थी। वो इसी सिलसिले में अक्टूबर 2019 में कश्मीर के नौगाम पहुंचे, जहां उन्हें 29 मार्च 2019 को आर्मी के साथ एक मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों की फोटो दिखाई गई। मारे गए दोनों आतंकवादियों में से एक कामरान और दूसरा इदरीस था। राकेश बलवाल को शक हुआ कि इदरीस कोई छोटा आतंकी नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके कच्चे चिट्ठे निकालने के लिए लोकल पुलिस से उसका फोन मंगवाया। लेकिन इदरीस का फोन अब तक खराब हो चुका था, इसलिए उसके फोन को जांच के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT के पास भेज दिया गया। एक हफ्ते के बाद CERT ने इदरीस के फोन में मौजूद सारे फोटो और वीडियो रिकवर कर लिए।
इसमें एक फोटो पुलवामा अटैक में इस्तेमाल की गई गाड़ी का भी था। इसी फोन में एक और फोटो था जिसमें 3 शख्स थे, जिसमें से इदरीस और आदिल की पहचान पुलिस पहले ही कर चुकी थी और अब केवल तीसरे शख्स को खोजना था। ये तीसरा शख्स शाकिर बशीर था, जिसे कुछ ही दिन बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। शाकिर से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। वो हर समय कुरान की आयतें पढ़ता और एक ही बात दोहराता कि इदरीस भाई और आदिल ने ये काम इस्लाम के लिए किया है। इदरीस के मोबाइल में एनआईए को कुछ ऐसी फोटोज भी मिली थी जिनसे उसके गैर महिलाओं के साथ रिश्तों का पता लगता था। शाकिर को इदरीस के फोन की ऐसी ही एक फोटो दिखाई गई जिसमें इदरीस पुलवामा की ही एक लड़की इंशा जान के साथ था। इंशा जान और इदरीस के साथ वाली फोटो को देखकर शाकिर बशीर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो अपना आदर्श मानता था वो शादीशुदा होने के बावजूद उसके गांव की ही लड़की के साथ संबंध में था। बस यही से शाकिर के मन में इदरीस के लिए इज्जत चली गई और अगले ही दिन वो सब कुछ बताने को तैयार हो गया। इसके बाद उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए कि एनआईए के अधिकारी भी दंग रह गए। शाकिर ने अपने कबूलनामे में एनआईए को बताया कि जिसे आप लोग इदरीस भाई समझ रहे हैं वो असल में इदरीस है ही नहीं। उसका नाम मोहम्मद उमर फारूक था, जो जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का सगा भतीजा था। उमर को भारत भेजने से पहले उसकी कई साल अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करवाई गई थी। आगे उसने बताया कि पुलवामा अटैक की पूरी प्लानिंग उमर फारूक ने ही बनाई थी। शाकिर की गवाही और जांच के आधार पर एनआईए ने इस हमले में 19 लोगों को शामिल बताते हुए 13,800 पेजेस की चार्जशीट तैयार की। इन 19 मुजरिमों में से ज्यादातर एनकाउंटर में ही मारे गए, जबकि कुछ को एनआईए ने अरेस्ट कर लिया था, जो तब से जेल की हवा खा रहे हैं। पुलवामा अटैक भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी फेलियर्स में से एक था। हमले से पहले ही 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल चुके थे, जो सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर हमले की पॉसिबिलिटी को लेकर वार्निंग दे रहे थे। 24 जनवरी 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी के एक ऑफिसर ने अपने सीनियर को एक लेटर लिखा था कि जैश ए मोहम्मद के 3 फॉरेन टेररिस्ट अवंतीपोरा पहुंच चुके हैं और जल्द ही एक बड़े अटैक की संभावना है। 31 जनवरी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी डॉक्टर बी श्रीनिवास ने इस इनपुट को जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर कर अलर्ट पर रहने को कहा था। इतना ही नहीं, जैश ए मोहम्मद ने हमले के 2 दिन पहले एक वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें उसने अफगानिस्तान में इसी तरह का हमला करते हुए ये दावा किया था कि वो जल्द ही कश्मीर में भी ऐसा हमला करेगा। लेकिन हैरानी की बात थी कि फिर भी सीआरपीएफ के कॉन्वॉय मूवमेंट के दौरान कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस नहीं लिए गए। इसके अलावा आतंकी खतरों के बावजूद सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के बीच गुजरने वाले सिविलियंस व्हीकल्स की भी सख्ती से जांच नहीं की गई थी, जिससे आदिल अहमद डार 200 किलो एक्सप्लोजिव से भरी कार लेकर सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में घुसने में कामयाब रहा। जैश ए मोहम्मद द्वारा इतना ज्यादा आरडीएक्स भारत में पहुंचाए जाने से भी एलओसी पर भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग चुके थे। आगे चलकर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यूज में सरकार पर आरोप लगाया कि सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से अपने जवानों को श्रीनगर ले जाने के लिए 5 प्लेन्स की मांग की थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया था। हालांकि इस हमले के बाद इंडियन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कुछ बड़े बदलाव किए गए। सरकार ने आगे के लिए सीआरपीएफ समेत पैरामिलिट्री के जवानों के लिए दिल्ली से श्रीनगर और जम्मू से श्रीनगर आने जाने के लिए एयर ट्रैवल की सुविधा दे दी। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में सेना और पैरामिलिट्री के बड़े कॉन्वॉय मूवमेंट्स के दौरान पब्लिक व्हीकल्स को रोकने का फैसला भी लिया गया। पाकिस्तान ने जिस आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को अपनी जमीन पर पनाह दे रखी है, उसने 2016 में भी उरी में इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर पर हमला किया था, जिसमें 18 जवान शहीद हुए थे। इसके बदले में इंडियन आर्मी ने पीओके में घुसकर 40 आतंकियों और उनके 7 लॉन्च पैड्स को खत्म करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था।